हेलो एवरीवन। चलिए देखिए, तो सीजीपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज आप सब लोग दे रहे होंगे और उस मेंस के टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर जो 2 है, जो कि आपका 23 है ना, 23 फरवरी को हुआ। उस पे हमने प्रमुख रूप से जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर निबंध लिखने के लिए पूछा था। और ये जो निबंध का पेपर रहा, इसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित 6 पॉइंट्स दिए गए थे, 6 महत्वपूर्ण मुद्दे दिए गए थे जिस पर निबंध लिखने के लिए कहा गया था। ओके, तो 6 में से 4 में लिखने के लिए कहा जाता है, जैसा कि आपका मेन एग्जाम में आता है आपका। ठीक है, तो इन 6 में से 3 पर हम लोगों ने इसका मॉडल आंसर एक्सप्लेनेशन यानी कि निबंध पर हमने चर्चा की थी पिछले पार्ट में। और आज अभी हम जो है पार्ट 2 इसमें हम देखेंगे बाकी के जो 3 बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उसके उत्तर हमें लिखने हैं। ओके, फिर से बता दूं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग अवेलेबल है, क्योंकि मेंस की परीक्षा है तो मेंस में हम माध्यम के आधार पर अलग अलग मॉडल आंसर एक्सप्लेनेशन जारी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए फिर चर्चा करते हैं, है ना। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है टेस्ट जो सीरीज है उसको ज्वाइन करना, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव करना है ये चीज आप टेस्ट सीरीज के जरिए ही सीख पाते हो। तो अपने आत्म आकलन के लिए और आपकी तैयारी किस प्रकार से है और किस प्रकार से संभावित प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करिए। ओके, चलिए देखें, तो बाकी के जो 3 टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर कर लेते हैं यहां पे। ओके, तो देखें, आपका जो चौथा यहां पर प्रश्न पूछा गया था निबंध लेखन के लिए, उसमें टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र। तो हमेशा की तरह किसी भी निबंध की शुरुआत जैसा कि हम करते हैं टैगलाइन से या फिर स्टोरी लाइन से, है ना, आप इसको शुरू कर सकते हो। तो छत्तीसगढ़ एक नई दिशा में अग्रसर हो रहा है, जहां निवेश के अनुकूल माहौल, उभरते उद्योग और प्रौद्योगिकियां इसे निवेशकों के लिए स्वर्णिम अवसरों का केंद्र बना रही है। यहां की समृद्ध भूमि अब न केवल खनिजों से बल्कि नवाचार और विकास से भी भरपूर है। इस प्रकार से एक प्रभावशील 1-2 पंक्ति आप लिख दीजिए और फिर उसकी शुरुआत करिए। फिर प्रस्तावना के तहत हमने इतने 3-4 लाइन्स यहां पे लिख दिए। जो पहले एक खनिज संपन्न राज्य के रूप में जाना जाता था, अब औद्योगिकीकरण और आधुनिक उद्योगों की ओर बढ़ रहा है। की पॉइंट्स को ध्यान में रखिए कि क्या क्या हम लोग लिखते जा रहे हैं, बस उतना ही ध्यान रखिएगा। बाकी आपके पास पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाता है, जैसे ही आप टेस्ट दे देते हैं तो उस टेस्ट पेपर के दिन के बाद अगले दिन जो है आपको ये जारी हो जाता है। ठीक है, इसके औद्योगिक परिदृश्य में विविधता आई है और राज्य सरकार की नीतियों और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण के कारण छत्तीसगढ़ अब निवेशकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। हाल ही में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट और विभिन्न निवेश सम्मेलनों से स्पष्ट होता है कि राज्य में व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अद्वितीय संभावनाएं मौजूद है। ये प्रस्तावना हो गया। की पॉइंट्स जो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये आपके उत्तर में होना ही चाहिए। बाकी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जितना सरल शब्दों में लिखेंगे उतना अच्छा है, वो चीजें आपको याद रहेंगी। लेकिन की पॉइंट्स जो है, मुख्य बिंदु जो है, जो भी हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं वो आपको जरूर लिखना है। ओके, फिर है निवेश की बढ़ती मात्रा। यहां पे आप बता दीजिए कि किसने किसने निवेश किया है, कितना निवेश किया है, उसके बारे में आप बता दीजिए। नई दिल्ली और मुंबई में आयोजित निवेशक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ को निवेशकों से भारी प्रतिक्रिया मिली। ओके, छत्तीसगढ़ ने 15,184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। विभिन्न क्षेत्रों का योगदान था, अक्षय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिकल, ये सारे क्षेत्रों से निवेश आए हैं। ओके, रिन्यू पावर लिमिटेड द्वारा पंप स्टोरेज और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं में 11,500 करोड़ का निवेश शामिल है, जो राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में विकास के संकेत देते हैं। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। फिर आप बता दीजिए कि जब यहाँ पे औद्योगिकीकरण की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, तो औद्योगिक नीति का आपको वर्णन जरूर करना चाहिए। तो नवीनतम औद्योगिक नीति का प्रभाव, इसके बारे में आप बताएं, ये एक आपका की पॉइंट हो जाता है। ओके,
जिसमें इस नीति में प्रमुख रूप से क्या क्या बातें कही गई है उसके बारे में आप बताइए। उद्योगों के लिए कर, भूमि और बिजली छूट के साथ साथ एकल खिड़की मंजूरी जैसी सुविधाएं प्रदान की गई है। ठीक, ये आप इसमें बताएंगे। फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन और डेटा सेंटर को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा। इस नीति को रोजगार सृजन और औद्योगिकीकरण के लिए एक मजबूत कदम बताया है। ठीक, मुख्यमंत्री जी ने, ये आप यहां पे बता दीजिए। क्लियर। फिर आता है निवेश प्रोत्साहन की नीति और रोजगार सृजन। आपने नई औद्योगिक नीति बता दी, निवेश की संभावनाएं बता दी, अब प्रोत्साहन की नीति और रोजगार सृजन क्या है उसके बारे में आप बता दीजिए। एक टॉपिक ये हो जाएगा आपका। ओके, जिसे प्रमुख रूप से क्या क्या आएगा, ये देखिए, ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क में छूट, विद्युत शुल्क में छूट, मूल्य वर्धित कर प्रतिपूर्ति जैसी योजनाएं शामिल है। इसके साथ ही महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त सैनिकों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और दिव्यांग जनों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के लिए विशेष पैकेज भी तैयार किए गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर 1000 से अधिक रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से वर्ग के लिए और कैसे ये किया जा रहा है वो आप यहां पे लिख रहे हैं। ओके, फिर अगला पॉइंट आता है कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और ऊर्जा क्षेत्रों में अवसर। छत्तीसगढ़ में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी निवेश आकर्षित किए गए हैं, इसके बारे में आप बताइए। ओके, राज्य की ऊर्जा नीति, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए निवेश, ऊर्जा कंपनियों को राज्य में आकर्षित कर रहा है, जैसे रिन्यू पावर लिमिटेड कंपनियों द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन और पंप स्टोरेज परियोजना। निवेश से छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी हो जाएगा। फिर अगला बिंदु आप बना दीजिए उद्योग और रोजगार के अवसर। निवेश की बढ़ती मात्रा में से छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसरों की संख्या बढ़ रही है। ओके, नए उद्योग स्थापित होंगे तो हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विशेष रूप से कौन कौन सा, पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में इतने करोड़ का निवेश, TWI ग्रुप द्वारा 1650 करोड़ के निवेश से 1000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार की नीतियां और निवेशकों के लिए बनाए गए अनुकूल वातावरण ने इस प्रक्रिया को और सरल और आकर्षक बना दिया है। फिर है विदेशी निवेशकों की रुचि, ये भी आप बताएं। ओके, सीएम साय ने मुंबई में जो अमेरिकी और रूसी कॉन्सुलेट जनरल से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ के व्यापारिक माहौल की सराहना की, राज्य में निवेश की इच्छा जताई। ओके, तो ये बताता है कि न केवल भारतीय बल्कि विदेशी निवेशक भी छत्तीसगढ़ में व्यापार करने के लिए तैयार है। यहाँ की स्थिति, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, सरकारी नीतियां इसे विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाती है। तो विदेशी निवेशकों की रुचि, ये भी एक पॉइंट आप यहां पे डाल सकते हैं। फिर आधुनिक उद्योगों और उभरती प्रौद्योगिकियों का केंद्र। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ को केवल खनिज आधारित राज्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह आधुनिक उद्योगों और उभरती प्रौद्योगिकियों का केंद्र बन गया है। ओके, नई तकनीक, AI, रोबोटिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर के अवसर उभर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को नई दिशा में लेके जा रहे हैं, स्टार्टअप राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये आपने बता दिया। तो आधुनिक उद्योगों और उभरती प्रौद्योगिकियों का केंद्र, ये आप लिख लें। फिर आप आ जाते हैं किसमें, निष्कर्ष में। ठीक है, और निष्कर्ष जो आप लिखेंगे तो उसमें फिर आपका जो है अंत में एक और ये आपका टैगलाइन जरूर आप डाल दीजिए। दो एक प्रभावी पंक्तियों के साथ इस निबंध को समाप्त करिए। छत्तीसगढ़ अब केवल एक खनिज संपन्न राज्य नहीं बल्कि निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां उभरते उद्योग और प्रौद्योगिकियां राज्य को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। ओके, तो इस प्रकार से यह निबंध लिखा जाता है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका नक्सलवाद का पतन और बस्तर में परिवर्तन की बयार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मान के चलिए कि हर साल CGPSC पूछता ही है, क्योंकि एक बहुत
महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में ये बहुत टाइम से एक समस्या रही है नक्सलवाद की। ओके, तो हमने यहां पर प्रश्न पूछा है इस टेस्ट नंबर 2 में, नक्सलवाद का पतन और बस्तर में परिवर्तन की बयार, ये हमारा यहां पर टॉपिक है। तो जहां संघर्ष और हिंसा से केवल अंधकार फैलता है, वहीं विकास और समृद्धि की रोशनी से एक नया सुबह जन्म लेता है। बस्तर में नक्सलवाद का पतन और परिवर्तन की बयार इस बात का प्रतीक है कि जब लोग शांति और एकता के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी कठिनाई उन्हें अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। ओके, ये आपका एक टैगलाइन, यहां से हमने शुरुआत की। और फिर अब देखिए टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, नक्सलवाद का पतन और बस्तर में परिवर्तन, ये दो चीजों की बात यहां पे कही जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले परिचय में आप बताएंगे बस्तर क्षेत्र के बारे में, है ना, कि नक्सलवाद की समस्या किस प्रकार से यहां पर विद्यमान है कई टाइम से। तो बस्तर क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ राज्य का एक महत्वपूर्ण आदिवासी इलाका है, नक्सलवाद के प्रभाव से काफी समय तक प्रभावित रहा। यहां के जंगलों में छिपे नक्सलियों ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया और आदिवासी समाज के बीच असंतोष और विद्रोह की भावना को उभारा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बस्तर में नक्सलवाद का पतन और वहां पर परिवर्तन की एक नई बयार देखने को मिल रही है, और इसके पीछे कई कारक हैं जो ऐसा कर रहे हैं। सरकार की कड़ी रणनीतियां, स्थानीय आदिवासी समुदाय का समर्थन और समाज में जागरूकता फैलाने के प्रयास। ओके, तो ये आपने एक परिचय दे दिया जिसमें आपने क्षेत्र भी बता दिया कि ये बस्तर के बारे में कि किस प्रकार से वहां पे नक्सलवाद जो है विद्यमान है। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाइए, आप ऐतिहासिक रूप से बताइए कि भाई कब से ये चीजें चली आ रही है ना। तो बस्तर में नक्सलवाद का उदय, ये एक टॉपिक यहां पे आप लिख डालिए। ओके, है ना। तो नक्सलवाद का उदय 1960 से 70 के दशकों में हुआ था। भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अपने चरम पर थी, तो आदिवासी इलाकों में सरकार की योजनाओं और विकास की गति धीमी थी, जिसके कारण आदिवासी समुदाय के लोग बहुत पिछड़े हुए थे और इन असंतोषों का फायदा नक्सलवादी नेताओं ने उठाया और इन क्षेत्रों में अपनी जड़ें मजबूत की। आदिवासियों को यह बताया कि उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इस प्रकार से बरगलाया गया। और इस संघर्ष में बस्तर के आदिवासी समुदाय ने नक्सलवादियों का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह आंदोलन उनके अधिकारों और संसाधनों की रक्षा करने के लिए है। नक्सलवादियों ने इस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत किया और धीरे धीरे बस्तर के जंगलों और पहाड़ों में यह उग्रवाद फैलता गया। तो किस प्रकार से जन्म हुआ है वो आपको यहां पे बता देना है। ओके, फिर उसके बाद आता है नक्सलवाद का पतन, जो प्रमुख रूप से हमारा जो टॉपिक है उसमें पूछा गया है ना। तो 2000 के बाद से बस्तर में नक्सलवाद का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। महत्वपूर्ण था सरकारी सुरक्षा बलों का लगातार बढ़ता दबाव और नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी रणनीतियों का कार्यान्वयन। सरकार ने विशेष अभियान चलाए, जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट, जिसमें सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों को नष्ट किया, उन्हें जंगलों से खदेड़ा। फिर नक्सलवादी संगठनों के भीतर भी असंतोष और बिखराव का माहौल बन गया। कई नक्सली कमांडर और सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया, क्योंकि अब इस संघर्ष को निरर्थक समझने लगे थे। सरकार ने फिर माओवादियों के आत्मसमर्पण के लिए कई योजनाएं बना दी, जैसे नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति, कई लोगों को मुख्य धारा में शामिल होने का मौका दिया। इसके अलावा वर्तमान सरकार ने बस्तर में आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया। लोगों को नक्सलियों के प्रभाव से बाहर निकलने का रास्ता मिला। ओके, फिर अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, सामाजिक जागरूकता और आदिवासी समाज का परिवर्तन। ये एक आप हेडिंग दे दीजिए, बुलेट पॉइंट बना दीजिए, है ना। कमजोर होने के बाद बस्तर के आदिवासी समाज में बड़ा बदलाव आया। नक्सलवादियों के जाल में फंसे हुए थे, वो अपने अधिकारी और अधिकारों के लिए और भविष्य को लेकर जागरूक होने लगे। फिर ये सब बताइए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा, है ना, इसके विस्तार ने आदिवासी लोगों को मानसिकता में परिवर्तन लाया। ठीक है, और पहले के मुकाबले सरकार के साथ ज्यादा सहयोग करने के लिए तैयार थे, और इस वजह से सिर्फ अपने क्षेत्र में विकास और समृद्धि लाने का इनका उद्देश्य बन गया। ठीक है, फिर कुछ संगठनों के बारे में लिख दीजिए आप, है ना। गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्था, इन लोगों ने भी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। आदिवासी समाज को नक्सलवाद के खतरे से
अवगत करवाया कि भैया इससे क्या हो सकता है। उनका असली शत्रु सरकार नहीं है ये हमें बताया गया, बल्कि नक्सलवादी हैं जो उनकी गरीबी और पिछड़ेपन का फायदा उठाकर अपने विचारधारा से जोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में बस्तर के लोग अब समझने लगे हैं उन्हें असल में क्या चाहिए, शांति, विकास और समृद्धि चाहिए। ओके, फिर सरकारी योजनाएं और विकास की दिशा, यहां पर इसके बारे में आप लिखें। क्लियर है? विकास की दिशा के तहत क्या क्या है, तो जैसे आपका इसमें आप लिख लीजिए सड़क निर्माण, है ना, बड़े पुलों का निर्माण, मोबाइल कनेक्टिविटी, नक्सलियों के खिलाफ अभियान। ओके, ये सब पॉइंट्स इसमें आपके आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक। जैसे इसमें आप और डेटा अगर देना चाहते हो तो नक्सलियों के खिलाफ अभियान में कुछ डेट के साथ आप इसके आंकड़े दे सकते हैं। ओके, कहां पे कितने नक्सली मारे गए हैं, कौन से अभियान में क्या हुआ है ना, ये आप आंकड़ा दे सकते हो और बेहतर रहेगा। फिर नक्सलियों का सामान बरामद, सरकारी योजनाएं, ठीक है, ये सब आप जो है अपने उत्तर में लिखिए। हाँ जी, जब आप नक्सलवाद की बात कर रहे हो तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर योजना वर्तमान में अगर है, नियद नेल्लालार योजना, इसका अर्थ आपका अच्छा गांव, ठीक है, योर गुड विलेज। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट आप बता दीजिए कि क्या है। लोन वर्राटू अभियान, ओके, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए युवाओं को। ऑपरेशन ग्रीन हंट और ऑपरेशन प्रहार, ये आप इसमें बताइए। सिविक एक्शन प्रोग्राम, समाधान पहल, ओके, इन सब के बारे में मेंशन करिए आप। नक्सलवाद का भविष्य और बस्तर का परिवर्तन, जो सेकंड पॉइंट था वो अब आपका यहाँ पे लिखना है ना, कि किस प्रकार से अब नक्सलवाद जो है कम होता जा रहा है, तो भविष्य इसका क्या है। जाहिर सी बात है नक्सलवाद का अंत ही इसका भविष्य है, और इससे बस्तर जो है वो नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, बस्तर विकास की एक नई धाराएं लिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें थोड़ा सा लिख दीजिएगा। तो ये एक पॉइंट आप याद रखिए, की पॉइंट है ना, ये भी आपको लिखना है, और फिर निष्कर्ष बता दीजिए, और ये इस प्रकार से ये आप इसको निबंध को अंत कर देते हो। क्लियर है? ठीक, तो ये भी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। तो ये 5 टॉपिक्स हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं। छठवें टॉपिक पर चलते हैं, और ये क्या पूछा गया था जरा देख लेते हैं। अगला टॉपिक जो हमने पूछा था प्रश्न यहां पर निबंध में, वो था छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस, सुशासन के लिए नई दिशा। ये एक टॉपिक यहां पर पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हमको लिखना है देखेंगे। ई गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन केवल एक संकल्प नहीं बल्कि एक विश्वास है जो हर नागरिक के जीवन को सरल और पारदर्शी बनाता है। ओके, छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने सुशासन का संकल्प लिया है। प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए, समय सीमा में कार्यों की गुणवत्ता हो, अच्छा प्रबंधन हो, जन भागीदारी, जवाबदेही, कुशलता और कानून का पालन, ये सब शामिल है। यह किसी भी जन कल्याणकारी राज्य की प्रथम आवश्यकता होती है। ओके, इस प्रकार से ये आप इसमें बताएं कि क्या है ई गवर्नेंस या क्यों इसकी आवश्यकता है, ये आप सबसे पहले प्रस्तावना में बता दीजिए। ओके, फिर आप बताएं ई गवर्नेंस का महत्व, ये एक की पॉइंट हो आपके आंसर में, इसका क्या महत्व है वो आप बता दीजिए। तो महत्व यही है कि मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जन भागीदारी को बढ़ाना है। ओके, फिर मुख्यमंत्री की मंशा, ये बता दें कि ई गवर्नेंस की दृष्टि से मॉडल राज्य बनाने की मंशा जाहिर करी है उन्होंने। योजनाओं को ई मॉनिटरिंग के साथ साथ पारदर्शी प्रशासन और आईटी आधारित कर प्रणाली विकसित की जाएगी। ये आपका यहाँ पे आता है। बजट में इसके लिए आवश्यक उपकरण और आधुनिक सॉफ्टवेयर इत्यादि की व्यवस्था के लिए 266 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। फिर नगरीय निकायों में ई गवर्नेंस, 168 नगरीय निकायों में बजट एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित किया जाएगा। 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे के लिए GIS, है ना, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित सॉफ्टवेयर निर्माण किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स की प्राप्तियों में पारदर्शिता आएगी। इन कार्यों के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है नगरीय निकायों के लिए। ओके, फिर अटल डैशबोर्ड और अन्य डिजिटल पहल, इसके बारे में आप बताएं। 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है इसके लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन तत्परता से लागू किया जाएगा। डिजिटल और AI आधारित इकोसिस्टम के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था पर यहां पे बल दिया जाएगा। फिर आपका रहता है भारत नेट परियोजना, इसके बारे में आप बताएंगे।
है ना, भारत नेट परियोजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है यहां पर बिछाया जाएगा। ओके, और 66 करोड़ की पूल निधि के गठन का प्रावधान इसमें किया गया है। फिर कर प्रशासन में सुधार, मजबूती और पारदर्शिता लाने के लिए विभागों में आईटी टूल्स की सहायता ली जाएगी और कर प्राप्तियों में सुधार हेतु निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। ठीक, राज्य के मुख्यालय यानी कि रायपुर में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा। फिर भूमि और भवनों का हस्तांतरण, स्टेट कैपिटल रीजन का विकास, जो दुर्ग भिलाई रायपुर के तौर पे जाना जाएगा, है ना, स्टेट कैपिटल रीजन SCR। ठीक है, नवा रायपुर अटल नगर में लाइवलीहुड सेंटर फॉर एक्सीलेंस और दुर्ग जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित किया जाएगा। ये सब चीजें आएंगी। जल संसाधन का प्रबंधन, साइबर क्राइम की रोकथाम, ये सब चीजें आपके यहां पे आ रहा है। अन्य सरकारी प्रयास के तहत भी आप इसमें और लिख सकते हैं, जैसे कि ई ऑफिस से फाइलों की रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और कागजी कार्यवाही में कमी आएगी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में अग्रणी राज्य बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। चुनौती क्या है, चुनौतियां लिखिए। ये सब महत्वपूर्ण की पॉइंट्स होते हैं जब भी आप निबंध लिखते हो। ओके, तकनीकी बुनियादी ढांचा, प्रशासनिक प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, संवेदनशीलता और समन्वय की कमी, है ना, ये सब आप बता दीजिए। वित्तीय प्रबंधन, ये कुछ टॉपिक्स हैं। फिर चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो समाधान के बारे में बताइए। ओके, समाधान में क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। पहली बात तो ये, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में। फिर सरकारी योजनाओं के लिए उपयुक्त उपकरणों और नेटवर्क सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए समर्पित टीम का गठन हो, नई सुरक्षा तकनीक लागू किया जाए। नागरिकों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण अनिवार्य करना चाहिए। नियमित कार्यशालाएं हो, ई लर्निंग कोर्सेज हो, ये सब विकसित करो। लोगों को सरकारी योजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जन सुनवाई और फीडबैक सिस्टम लागू किया जा सकता है। ओके, फिर आपका अंत में आ जाता है क्या, निष्कर्ष। क्लियर है? तो तकनीकी प्रगति और पारदर्शिता के माध्यम से सुशासन छत्तीसगढ़ को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा, है ना। इस प्रकार से इसका निष्कर्ष आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आज का जो है पार्ट 2 रहा, यानी कि 23 फरवरी के टेस्ट 2 को हम लोगों ने 2 पार्ट में यहाँ पे कवर किया है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो 6 जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स आए हैं, इस पर जरूर आप निबंध लिख लीजिए, क्योंकि संभावना है कि मुख्य परीक्षा में आपको ये टॉपिक बिल्कुल मिल सकते हैं। ओके, और अगर फिर से मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। ओके, थैंक यू सो मच।